नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आप लोगों को कोचिंग जंक्शन के प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं और यह कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। रेगुलरिटी बनी होगी आपकी पढ़ाई में और किसी तरीके की किसी भी बाधा का आपके पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम में दोस्तों कल मैं आपको पढ़ा रहा था भारत में अब तक हुए संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जब आपको पढ़ा रहा तो आपने देखा होगा कि 23 संविधान संशोधन कुल 1 2 3 4 करके 23 तक कल आपको ठीक से पढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। तो आगे जो संविधान संशोधन जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको कल हमने शुरू भी किया था, वह है 24वां संविधान संशोधन। 24वां, ठीक है ना। तो 24वां जो संविधान संशोधन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कौन सा डिबेट उभर करके सामने आता है। आर्टिकल 13 और 368 का, आर्टिकल 13 और 368 का जो आज हमने सुबह आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनेबल पार्लियामेंट टू डायल्यूट फंडामेंटल राइट्स थ्रू अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक जो जंग चल रही थी, एक जो विवाद चल रहा था, तो वह विवाद चल रहा था संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और वर्सेज जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है ना। तो यहां पर यह एक कन्फ्लिक्ट, न्यायिक सर्वोच्चता जिसे हम कह सकते हैं, न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता, यह है जंग बेसिकली यहां पर चल रही थी, ठीक है ना। तो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान के अधीन जो संविधान संशोधन की शक्ति है वह पूर्ण रूप से किसके अधीन है, संसद के। और संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन का न्यायपालिका पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। संसद ने क्या कहा 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन का पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू अमेंड all the constitution, all the parts of the constitution, including fundamental rights, and judiciary cannot review the amendment process of parliament, ठीक है ना। यह चीज स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। तो जो 24वां संविधान संशोधन लाया गया, इसी के अंतर आप देखते हैं क्या क्या काम किया गया था। प्रिवी पर्सेज की समाप्ति की गई थी, प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई थी। प्रिवी पर्स क्या है? यह राजाओं को दिया गया एक प्रकार का विशेषाधिकार था, राजाओं को दिया गया एक प्रकार का विशेषाधिकार था। इट वाज ए स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल पावर which was given to the princely states by our constitution। तो इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स को समाप्त किया। कारण क्या था कि यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है उसको संविधान संशोधन के दायरे में लाया जाए, उसको कैसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया जाए। इस समय तक आते आते कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की सरकार को यह लगने लगा था कि संशोधन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में एक समाजवादी राज्य सरकार की स्थापना हो सके।
सोशलिस्ट स्टेट की। ठीक है, तो जिसके अधीन सरकार ने सरकारीकरण की प्रक्रिया शुरू की। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको गवर्नमेंट सेक्टर में लाने की एक कोशिश की जा रही थी। तो आपने देखा होगा कि 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 14th बैंक्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स वेयर नेशनलाइज्ड। ठीक है, दे केम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, दे वे ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, वह सरकार के कंट्रोल में लाए गए। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हमने कहा कि दूसरा काम क्या होने जा रहा था, प्रिवी पर्स की समाप्ति। तो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने संसदीय संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास किया और यह बताने की कोशिश की कि क्यों जो है न्यायपालिका के बजाय संसद को संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन करने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुरूप, मतलब 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस दिए गए हैं उसमें संशोधन करने का इसका पूर्ण रूप से संसद का अधिकार स्थापित है। ठीक है, यह चीज यहां पर 24वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसे क्यों लाया गया? इसे लाया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला उठा था संपत्ति के अधिकार को लेकर के, तो उसके बाद जो है यह संशोधन किया गया। क्योंकि गोलकनाथ केस में संसद में एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, तो एक सांसद ने कहा कि न्यायपालिका जो है अपनी न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जो संसद के लिए एक चैलेंज है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता पर आधारित है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर आधारित है। तो इस संशोधन के माध्यम से यहां पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के भी मैटर को क्या किया गया, चैलेंज किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था यहां पर संपत्ति को लेकर के। ठीक है, या इससे पहले जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके बाद जो चौथा हुआ था, 17वां संविधान संशोधन हुआ था। तो पहले, चौथे और 17वें संविधान संशोधन को गोलकनाथ के केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्वेश कर दिया था। ठीक है, तो फिर से संसद के संप्रभुता स्थापित करने के लिए यहां पर हमने कहा 24वां संविधान संशोधन आपका लाया गया संसद के द्वारा, और संसद ने यहां संसदीय संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस लाइन को। यह कुल मिलाकर के जो संघ की संसद है और जो हमारी न्यायपालिका है उसके बीच एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। गवर्नमेंट या हमारी विधायिका सोचते थे कि हम संप्रभु हैं, वी आर द सुप्रीम, और न्यायपालिका सोचती थी कि हम संप्रभु हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक जो संघर्ष की स्थिति यहां न्यायपालिका और विधायिका के बीच में चल रही थी, उसी को समाप्त करने के लिए विधायिका ने खुद यह संशोधन लाया। क्योंकि उसका यह दावा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संशोधन संविधान के किसी भी भाग पर लागू हो सकता है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो इसमें यह भी कहा गया कि संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है। आगे देखा जाए तो यहां पर यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा 24वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए तो यहां पर 25वां संविधान संशोधन बताया जा रहा है। क्या है? तो कहता है अमेंड आर्टिकल 31 को संशोधित किया गया है। यहाँ इंसर्ट आर्टिकल 31 से 1972 का मैटर है। तो इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपेंसेशन इन केस द स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। रिस्ट्रिक्ट property rights and compensation in case the state takes over private property. However, the Supreme Court quashed a part of Article 31C to the extent it took away the power of judicial review. This was done in the landmark case of Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973.
तो 4 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है 224 which for the first time enunciated the basic structure doctrine। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 25वें संविधान संशोधन में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो यहां पर कह रहा है कि राज्य को विधि बना करके किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को सीमित करने का अधिकार है। तो पहली बात यहां पर क्या बता रहा है कि संपत्ति को सीमित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, ठीक है ना। यह चीज यहां पर बताई जा रही है, संपत्ति को सीमित किया जा सकता है। दूसरी चीज, यदि सरकार किसी निजी संपत्ति को ले रही है तो उसे, उस व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। तो दोनों बातें याद रखिए। पहली चीज तो कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू लिमिट प्रॉपर्टी राइट्स, पार्लियामेंट हैज द पावर टू लिमिट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स, पार्लियामेंट हैज पावर टू सीज द प्रॉपर्टी। संसद को जो है या सरकार को जो है संपत्ति को सीज करने का, उसको समाप्त करने का या उसको सीमित करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात यहां पर कह रहा है कि द गवर्नमेंट बाय अथॉरिटी टेक्स एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी देन द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू दैट पर्सन। यदि सरकार किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति को ले रही है, यदि सरकार किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति को ले रही है, तो यहां पे कह रहा है द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड कंपनसेशन, द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड कंपनसेशन। सरकार को क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही लाइन एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। 25th अमेंडमेंट देखिए क्या कह रहा है कि सरकार की एक तरफ जहां एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ रही है कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उसको कम कर सकती है, उसको लिमिट कर सकती है, तो सेम टाइम यह भी कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सीज द प्राइवेट प्रॉपर्टी देन गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड द कंपनसेशन इन रिस्पॉन्स टू दैट सीज्ड प्रॉपर्टी। तो यह लाइन भी यहां पर बता रहा है कि उसको मुआवजा देना होगा, ठीक है ना। तो 25वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ इस रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आगे जाकर के देखिए कि 1973 में एक लैंडमार्क डिसीजन आया, 1973 में एक लैंडमार्क डिसीजन आया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, कह रहा है कि व्हेन द पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर टू अमेंड एनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे हम समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर टू अमेंड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368, बट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। मूलभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए हमने कहा कि जो गोलकनाथ के केस के बाद 1969 में एक विवाद उभर के आया था कि न्यायपालिका हमारी सुप्रीम है, न्यायिक सर्वोच्चता सुप्रीम है कि संसदीय सर्वोच्चता सुप्रीम है, किसको माना जाए, संसद हमारी सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है। तो दोनों के बीच जो एक जंग शुरू होती है, एक वैचारिक जंग जो है, वह कहीं न कहीं यहां आकर के कोर्ट ने अपने
एक बड़े ही हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसीजन के माध्यम से 13 जजेस की बेंच थी यहाँ पर, 13 जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे। कितने? 13 जजेस। और इन 13 जजेस ने, 13 न्यायाधीशों ने जो यह सुनवाई की, उसके अधीन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ। तो कह रहा है कि इसमें मूलभूत ढांचा शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मूलभूत ढांचा शब्द को। और यह क्लियर कर दिया गया कि संसद को संविधान के प्रत्येक भाग में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आपका केशवानंद भारती के केस में 1973 में निकल करके सामने आता है। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है कि व्हाई द 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम्स। ठीक है ना, तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान देना है। आगे देखा जाए 26th अमेंडमेंट क्या है। यहां पर कह रहा है अमेंड आर्टिकल 366, इंसर्ट आर्टिकल 363A, रिमूव आर्टिकल 293 एंड 362। 1971 का मैटर है। तो यहाँ पर क्या है? एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस पेड टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स व्हिच वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन रिपब्लिक। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या कह रहा है? एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, एबोलिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेज। ठीक है ना, यह जो प्रिवी पर्सेज है, जो राजाओं को दिया गया विशेषाधिकार था, क्या था? विशेषाधिकार, इसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, इसके माध्यम से विशेषाधिकार को। यहां पे क्या कह रहा है? तो हमने कहा कि 1971 में ही इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रिवी पर्सेज को, जो राजाओं को एक, प्रिवी मतलब होता है प्राइवेट, प्रिवी का मतलब क्या है? प्राइवेट। पर्स मतलब आप जानते हैं बटुआ। तो जो उनको एक विशेष बटुआ दिया गया था, बटुआ क्या तात्पर्य है यहाँ पे उनके राइट से रिलेटेड है। तो जो उनको स्पेशल पावर दिया गया था रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स को, उस पावर को यहाँ पर क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, और यह सीधा सीधा कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति न तो प्रिंस का शब्द का प्रयोग करेगा, ना ही नवाब शब्द का प्रयोग करेगा, और न ही राजकुमारी शब्द का प्रयोग करेगा। इस तरीके के जो भी टाइटल्स हैं, समझिए, उसका भी यहां पर समाप्ति कर दिया गया, जो आपको आर्टिकल 18 में देखने को मिलते हैं। कहां पर? आर्टिकल 18 में। तो रजवाड़ों के विशेषाधिकार को समाप्त करने का मतलब यह था कि ताकि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर पाती? सीज कर पाती। ठीक है, क्योंकि इंडिया में लैंड रिफॉर्म के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा थी, जो सबसे बड़ा बैरियर था, वह यही था जो प्रिवी पर्स का कंसेप्ट था यहाँ पर। ठीक है, इसी के होने की वजह से बहुत सारे रजवाड़ों की प्रॉपर्टियां जो उनके नियंत्रण में थी, उसको सरकार अपने कंट्रोल में या उसको सीज नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और यहां पर 26 अमेंडमेंट के द्वारा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देने की, इसमें क्या हुआ था? एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेज, राजाओं को दिए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। तो यह चीज यहां पर आपको 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में यह चीजें दी गई हैं, एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेज। आगे देखा जाए इसके अंतर्गत आप देखिए 27th अमेंडमेंट। तो यहां पे क्या कह रहा? आर्टिकल 239A एंड 240 को संशोधित किया गया। तो यहां पर देखिए 239B को यहां पर शामिल किया गया, 371C को शामिल किया गया। ठीक है, और यह 1972 में होता है। इसमें क्या किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मिजोरम इनटू ए यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिजोरम राज्य को यूटी का दर्जा दिया गया। मिजो राज्य को क्या दिया गया? यूटी का दर्जा यहां पर दिया गया मिजो को, मिजोरम को। ठीक है ना, और वहां पर एक विधायिका का गठन किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं। तो लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
दोनों जो है यहां पर शामिल किया गया। तो आर्टिकल 371 से, आर्टिकल 371 सी की अगर हम बात करें, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे? मिजोरम राज्य से। यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है, 371 से। ठीक है, 371 ए किससे जुड़ा हुआ है आपको बताया गया था? तो नागालैंड। किससे? नागालैंड। 371 बी किससे जुड़ा हुआ? 371 सी किससे जुड़ा? 371 डी किससे जुड़ा? सब कैपिटल में है। कैपिटल का मतलब व्हिच वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट प्रोसेस, जो संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। यह कैपिटल का मतलब, ठीक है ना? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि मिजोरम राज्य जो कि आसाम प्रोविंस के अंतर्गत था, कहां पर? आसाम के अंतर्गत। तो आसाम से अलग करके उसको यूटी का दर्जा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, संघ शासित प्रदेश का। और वहां पर विधायिका की स्थापना की जाती है, लेजिस्लेचर को फॉर्म किया गया, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज आल्सो फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको आज जो भी बताया जा रहा है 24, 25, 26 इसलिए कि प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, और 27, यह चारों अमेंडमेंट देखिए, हमने कहा जब अच्छे एग्जाम आप देने जाते हैं तो वहां पर यह पूछा जाता है, ठीक है ना? और जनरली कोई इतना डीप जा करके आपको यह सारी चीजें नहीं बताएगा। बहुत बेसिक से लोग 15-20 अमेंडमेंट आपको बताते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ संशोधन वाला चैप्टर पूरा हो गया एक क्लास में, ओवर मैटर। और मैं इतनी देरी से आपको संशोधन पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ रिलेटेड भी हैं, फिर भी अभी तक कितने बता पाए? 4। ठीक है, तो मतलब समझिए कि संशोधन को पढ़ाने का तरीका क्या होता है। रटना नहीं होता है, जानना होता है। तो संविधान को बार बार कहता हूं कि आप उसको जीना सीखिए। जब तक जिएंगे नहीं तब तक आपको यहां पर मजा नहीं आएगा। आगे देखा जाए, 28th अमेंडमेंट, आर्टिकल 312A, रिमूव आर्टिकल 314, 29 अगस्त 1972। क्या करा? रेशनलाइज सिविल सर्विसेज रूल्स टू मेक इट यूनिफॉर्म अक्रॉस दोज अपॉइंटेड प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जो भी आजादी के पूर्व सिविल सर्विसेज का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, सिविल सर्वेंट्स का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ था, यहां पर देखिए, तो कह रहा है कि उसके लिए एक यूनिफॉर्म कोड जो है पूरे इंडिया के लिए बनाया गया, ठीक है ना? और कहां पर? 312A जोड़ा गया, 312A। तो आप 312 में क्या देखते हैं? आज सुबह भी आपको पढ़ाया गया था आर्टिकल 312। तो क्या कह रहा है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, यह बताया गया था, ठीक है? तो यह जो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है, सर्विसेज की जो बात हो रही है, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत राज्यसभा को 312 में विशेष पावर होती है कि किस सेवा को वह अखिल भारतीय सेवा के रूप में घोषित करे। तो 312 में क्या कहा गया? पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल सर्वेंट कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल सर्वेंट कोड बनाया जाए, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो अधिकारी, चाहे वह मणिपुर में अपॉइंट हो रहा हो, यूपी में अपॉइंट हो रहा है, पंजाब में हो रहा हो, तमिलनाडु में हो रहा है, उसका जो प्रोटोकॉल होगा, उसकी जो हायरार्की होगी, उसका जो नाम होगा, वह हर जगह एक होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से 28th अमेंडमेंट के द्वारा एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया, जो कि हम अगर कॉलोनियल काल में बात करें, उपनिवेशवादी दौर में बात करें, या साम्राज्यवादी दौर में बात करें, इंपीरियल एज में, तो वहां पर देखिए यह कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज था। राज्य वाइज अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो टू मेक द सिविल सर्विसेज यूनिफॉर्म, दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन 1972, ठीक है? तो अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो टेक्निकली आपसे यहां पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट बताओ जी कि जो आपके सिविल सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ा हुआ हो। तो एग्जाम वाइज देखिए इंपॉर्टेंस बढ़ता है किसी भी अमेंडमेंट का, तो वहां पर पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहा है, तो उससे भी यह पूछा जा सकता है। वैसे अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट अगर कोई पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड रख रहा है ऑप्शनल में, तो वहां पर भी यह पूछा जा सकता है,
312 किससे रिलेटेड है? मे बी कि वनडे एग्जाम्स में ना पूछा जाए, तो हमने इसलिए क्रॉस मार दिया कि आप टाइम वहां पर चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देते हुए चलना है। आगे देखा जाए 29th अमेंडमेंट, 29th यह 1972 में होता है। प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या किया गया कि लैंड रिफॉर्म लॉ जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया था, किसके द्वारा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है ना, तो उसको लागू करने के लिए यहां पर देखिए शेड्यूल 9 में संशोधन किया गया। किसके अंतर्गत? शेड्यूल 9, अनुसूची 9 जिसे आप कहते हैं, अनुसूची 9 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया। तो इसमें क्या किया गया, तो थोड़ा सा लाइन ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज और आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब हम शेड्यूल 9 की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि शेड्यूल 9 ऐसा बॉक्स है, शेड्यूल 9 ऐसा बॉक्स है जिसमें जब किसी चीज को रखा जाता है तो कहीं न कहीं यह जो पार्ट होता है शेड्यूल 9 के अंतर्गत, यह है एक तरीके से पेंडिंग हो जाता है। तो जितनी भी चीजें डिस्पोज ऑफ करनी होती हैं या उनको लॉन्ग टर्म कभी देखना होता है, उसको उठा करके कहाँ इंसर्ट कर दिया जाता है, तो कह रहा शेड्यूल 9 के तहत उसको डाल दिया जाता है। तो पूरे 12 अनुसूचियों को, 12 शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो उन 12 अनुसूचियों में यह एक ऐसी अनुसूची है जहां पर बहुत सारे विषयों को उठा करके रख दिया जाता है। ठीक है ना, तो यह है जो है 1972 में 29th अमेंडमेंट जो आपने देखा, यह क्या कह रहा है कि अनुसूची 9 में लैंड रिफॉर्म को कुछ संशोधन के साथ उसको पुनः स्थापित किया गया। तो संशोधन कहां पे हो रहा है? कह रहा है कि जो यह अमेंडमेंट है 29, यह वास्तव में अनुसूची या शेड्यूल 9 के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप देखते रहिए। फिर तीसवां संविधान संशोधन 1973, यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है चेंज द बेसिस फॉर अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सिविल सूट्स फ्रॉम वैल्यू क्राइटेरिया टू वन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह किससे जुड़ा हुआ मैटर है? यह है किससे जुड़ा हुआ मैटर है? केशवानंद भारती, अभी अभी हमने नाम लिया हुआ था, केशवानंद भारती। अभी आपने देखा कि कुछ ही महीने पहले उनके डेथ भी हुई। तो क्या थे? केरला में एक मंदिर के प्रेस्ट थे और यह मंदिर की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला था। तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइन देखिए, कह रहा चेंज द बेसिस फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सिविल सूट्स फ्रॉम वैल्यू क्राइटेरिया टू वन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से वही विषय का मतलब यहां केसेस से है, केस भेजे जाएं जो कि संविधान की व्याख्या से संबंधित हों। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट से अपील के थ्रू जो भी केसेस भेजे जाएं उसमें हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट लगाएगा कि मिलॉर्ड, यह केस जो आपके पास भेजा जा रहा है इसके अंदर कुछ संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला शामिल है। किससे जुड़ा हुआ है? संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला शामिल है। आप सीधे नहीं हो सकता है कि हाई कोर्ट से कोई मैटर आप डिससेटिस्फाई हैं तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल नहीं। और यह दोनों में बातें हो रही हैं, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, कि इफ इट इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ matter which needs any kind of constitutional explanations, then only High Court can attach a certificate of verification regarding the constitutional explanation of that particular term. तो संविधान की व्याख्या, जो संवैधानिक व्याख्या है, अगर वह मैटर उस मामले में पाया जाता है तभी आप किसी भी सिविल मैटर को
सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट अपने आप में कंपिटेंट अथॉरिटी है। हाई कोर्ट अपने आप में कंपिटेंट अथॉरिटी है और कोई भी सिविल मैटर वहीं का वहीं क्या कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए उसका। ठीक है ना, किसी भी सिविल केस का निस्तारण कहां कर दिया जाए, हाई कोर्ट में ही कर दिया जाए। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मामला जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला हो, तब वही हो भी तब जब हाई कोर्ट खुद उसको वहां पर नोट लिखे कि यहाँ पर यह लाइन ऐसी है जिसमें हमें सर्वोच्च न्यायालय के एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत समझ में आ रही है, तब वो मैटर सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको यहां पर देखना है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, यहां पर 31वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, आर्टिकल 81 330। तो आप जानते हैं कि 81 क्या है, 81 है लोकसभा और 330 क्या है, 330 है एससी रिजर्वेशन इन द लोकसभा, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन इन द लोकसभा। ठीक है, यह चीज यहां पर आपको दी गई थी। यह कब लाया गया, 1973 में। कह रहा है इंक्रीज साइज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 525 टू 545 सीट्स। मतलब कि 1973 17 अक्टूबर 1973 तक लोकसभा की साइज कितनी थी, 525 मेंबर थे, 525 मेंबर थे, उसको कितना किया गया, 545 कर दिया गया। रीजन क्या है, कह रहा है कि इंक्रीज्ड सीट्स गोइंग टू द न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड माइनर स्टेट्स। तो जो भारत के तमाम छोटे छोटे राज्य थे, जैसे हम सिक्किम की बात कर लेते हैं, बाद में वहां पर भी हुआ, हम मिजोरम अलग हुआ, नागालैंड अलग हुआ आसाम से, 3 राज्यों के लिए लोकसभा में सीटें आवंटित की गई। इसकी वजह से संख्या जो 20 की बढ़ोतरी दिख रही है 20 सीट्स की, यह 525 से 545 कर दिया गया। किसके माध्यम से, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1973 में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज यहीं आपको विराम दिया जाए। बहुत ज़्यादा हो जाने पर आपके लिए भी थोड़ा सा उसको समझना दिक्कत होगा, तो आप उसको आराम से रिलैक्स होकर के संविधान संशोधन पढ़ते जाइए, मौज करिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी इस पेंडेमिक सिचुएशन जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हैव ए गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।